नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत मायने रखते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों मायने रखते हैं? तो इसका कारण यह है कि आज जो अपन जो सीरीज लेकर आए हैं वो राजस्थान के जो जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, पहले जिन जिन परीक्षाओं में पेपर हुए उन पेपरों से ही आपसे सवाल पूछे गए हैं और उनके आसपास कितने अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, जिनके इर्द गिर्द घूमने वाले सवाल हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। पहला सवाल अपनी स्क्रीन पर है और पहला सवाल है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप देखिएगा, सीता माता अभ्यारण्य है, फिर है दर्रा अभ्यारण्य है, फिर है सरिस्का अभ्यारण्य और फिर है केवलादेव अभ्यारण्य। तो सोच विचार के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बढ़िया सवाल है, कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछा भी जा चुका है। आपको इसका राइट और सटीक क्या देना है, आंसर और या फिर कहूं तो जवाब देना है। तो देखिएगा आप, इसका राइट और सटीक आंसर क्या बैठ रहा है। इसका राइट और सटीक आंसर बैठ रहा है सीता माता अभ्यारण्य। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा ये सीता माता अभ्यारण्य कहां पर है, तो आपको कोई घबराना नहीं है, आराम से जवाब देना है और कहना है कि सर ये सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में भी है, इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ में भी है। ठीक है भाई, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया था और उसमें प्रतापगढ़ ऑप्शन नहीं था, प्रतापगढ़ की जगह चित्तौड़गढ़ था, मतलब चित्तौड़गढ़ में भी यह शामिल है। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यह अभ्यारण्य है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उड़न गिलहरी यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी गिलहरी पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एंटीलोप प्रजाति के घंटेल पाए जाते हैं। कौन सी, एंटीलोप प्रजाति के घंटेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करूं इनके बारे में, तो यहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं, सागवान के वन पाए जाते हैं। इसके बाद अगर सवाल पूछे हिमालय के बाद, हिमालय के बाद अगर सर्वाधिक औषधीय महत्व के पौधे के बाद सर्वाधिक औषधीय महत्व के पौधे यानी औषधीय महत्व के पौधे हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो अब देखिए यहाँ पर दो जल स्रोत है और जल स्रोत में आपको याद रखना है दो झरने हैं, एक का नाम है लव और दूसरे का नाम है कुश। तो इसमें लव कुश नाम के क्या है भाई, दो झरने भी है, ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल बढ़िया सवाल है और ये कह रहा है, और क्या कह रहा है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। तो राजस्थान में पहली बार जो चीनी उद्योग है वो कहां पर स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। और सवाल क्या पूछा है कि अपने राजस्थान में सबसे पहले चीनी उद्योग है वो कहां पर स्थापित किया गया था। बढ़िया सवाल है और ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। आपके सामने चार ऑप्शन है, देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने चित्तौड़गढ़, दूसरा है भोपाल सागर, तीसरा उदयपुर है और चौथा है सीकर। और ये सवाल ऐसा सवाल है और ये सवाल आपसे एकदम सिंपल सवाल पूछा है। क्या पूछा है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित किया गया, बताइएगा। चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर या सीकर, कौन बताएगा भाई इसके बारे में। सबसे पहले तो आपको इसका जवाब देना है कि पहला चीनी उद्योग का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था, बताइएगा। तो देखिए इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे तब आप क्या जवाब दोगे, आपको एक ही जवाब देना है कि सर पहली बार जो स्थापित किया गया था वो किया गया था कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। रवि मीणा कह रहे हैं कि चित्तौड़गढ़, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में।
अब देखिए आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मिल थी उस मिल का क्या नाम था? तो यहां पर जो मिल स्थापित की गई थी उस मिल का नाम था, याद रखना है, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। क्या नाम था? द मेवाड़ शुगर लिमिटेड। ये जो शुगर लिमिटेड है, अगर परीक्षा में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको एक ही जवाब देना है कि सर इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1932 में, यानी एवरेज 1932 के आसपास इसकी क्या होती है? स्थापना होती है, ये याद रखना। और ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है, ये भी आपको याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? तो चित्तौड़गढ़ वाली के बारे में आपको याद रखना है। अब देखिएगा एक सवाल जो आपसे पूछा भी जा सकता है, और क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और देखिएगा इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। एक शुगर मिल है राजस्थान की और उसका नाम क्या है? द गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स, द गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स, याद रखना, द गंगानगर स्टेट शुगर मिल कहां पर है? तो ये भाई अपने हैं श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में है, यह याद रखना। यहां पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चुकंदर से चीनी कहां पर बनाई जाती है? तो गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर बनाई जाती है। और एक है आपके केशोरायपाटन बूंदी में। कहां पर है? केशोरायपाटन बूंदी में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। तो अपने राजस्थान में वस्त्रों के निर्यातक के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, जालोर। सवाल क्या पूछा है? वस्त्र निर्यातक शहर के रूप में कौन सा शहर है वो जाना जाता है? बढ़िया सवाल पूछा है, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा और जालोर। देखिए वस्त्र निर्यातक, बढ़िया सवाल है। कौन जवाब देगा भाई इसका? संगीता श्रीवास्तव, चांद राठौड़, रवि मीणा, फटाफट अपने आंसर आने दीजिए। और क्या पूछा है? वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम एग्जैक्ट आपका सही आंसर आना चाहिए। केपी सिंह, शेखावत, संगीता श्रीवास्तव, बिल्कुल भीलवाड़ा। आपको पता होगा भीलवाड़ा जिसको वस्त्र नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है इसको। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है टेक्सटाइल सिटी। कौन सी सिटी कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है भाई? कपड़े बनाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्र मिल कहां पर है? वस्त्र मिल, तो वो यहीं पर है, ये भी आपको याद रखना है। चारों सवाल है और चारों सवाल एक ही जिले से संबंध रखते हैं, वो है आपका भीलवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके सामने और वो सवाल है ये, देखिएगा। सवाल पूछा है राजस्थान की मरुगंगा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि इनमें से राजस्थान की मरुगंगा कौन सी है? चार ऑप्शन है, अच्छे से सोच विचार के आपको आंसर देने हैं। पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, दूसरा है बिशलपुर परियोजना, तीसरा है चंबल नदी और चौथा है बनास नदी। और सवाल किसके संदर्भ में पूछा है? सवाल आपसे पूछा है कि इनमें से राजस्थान की मरुगंगा हैं। अब बताओ राजस्थान की मरुगंगा कौन सी नदी है? बताइएगा भाई। सुमन अटवाल, केपी सिंह, शेखावत, संगीता श्रीवास्तव, रवि मीणा, फटाफट आंसर बताइएगा भाई। और सवाल इतना बढ़िया पूछा है कि आपको इसका क्या देना है? बढ़िया से जमा के आंसर देना है। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने सिंचाई परियोजनाएं वगैरह पढ़ी है तो इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं कि आपको याद नहीं हुए, बिल्कुल आराम से याद होगी। बताइए कौन सी नदी परियोजना है? इतनी बढ़िया परियोजना है जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वेरी गुड, बताइए बताइए बताइए, टाइम को खराब नहीं करना है भाई। इसका जो राइट और सटीक आंसर है भाई, आप लोग बता रहे हो, जैसे आरती राणा कह रही है सर ये है, बिल्कुल ये है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके बारे में याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना, एशिया की सबसे बड़ी
नहर परियोजना है ये। इसके अलावा राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं इसको। सर्वाधिक लाभ राजस्थान के कौन से क्षेत्र को हो रहा है? तो पश्चिमी राजस्थान। अब आगे बात करते हैं, तो ये कहां से निकाली गई हैं? तो आपको पता है ये हरिके बैराज से निकाली गई हैं। हरिके बैराज से निकाली गई हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो नहर है, इस नहर की नींव 1959 में रखी गई थी और इसकी जो नींव रखी गई थी वो तत्कालीन गृह मंत्री, अपने एक मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, और गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसकी क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो इस नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो इस नहर का जो उद्घाटन करने वाले थे वो थे जिनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उसके बाद आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा, ये जो नहर है, इस नहर का वास्तुकार कौन था? तो इसका वास्तुकार था भाई इंजीनियर कंवर सेन। कौन था? इंजीनियर कंवर सेन। इंजीनियर कंवर सेन था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी आपसे क्या पूछे जाते हैं, कई बार ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल भी बढ़िया सवाल है। और क्या कह रहा है सवाल? पूछ रहा है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है और उसके बारे में आपको क्या देना है? जवाब देना है। 4 ऑप्शन है, सोच विचार के जवाब दीजिएगा। पहला है हीरालाल शास्त्री, दूसरा है टीकाराम पालीवाल, चौथा है अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत है सी, और डी में है वसुंधरा राजे। सवाल पूछा है राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में कौन जाने जाते हैं? बताइएगा भाई। आरती राणा, रवि मीणा, संगीता श्रीवास्तव, महेंद्र प्रागी। तो बढ़िया सवाल पूछा है। चांद राठौड़ ने कहा सर ए सही है। केपी सिंह ने कहा सर 3 को लॉक करें। और बताइएगा भाई कौन बताने वाला है? सवाल पूछा है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। भरत ओशिया बता रहे हैं ए है। संगीता श्रीवास्तव पुलिस लवर, आरती राणा, फारूक खान, महेंद्र प्रागी। तो इसका मतलब राइट आंसर है आपके राजस्थान के पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में याद रखना, इनकी एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है और इन्हीं को इनका एक नाम मिलता है। इनको क्या कहा जाता है भाई? हीरालाल शास्त्री है। इनके बारे में याद रखना है आपको। ये राजस्थान की क्या है? निर्वाचित मुख्यमंत्री है। और आगे बात करूं तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है जय नारायण व्यास। बहुत बढ़िया सवाल बनता है जय नारायण व्यास के बारे में। और जय नारायण व्यास के बारे में ये याद रखना, ये राजस्थान के पहले व्यक्ति है जो राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मनोनीत और निर्वाचित दोनों रह चुके हैं। तो मनोनीत और निर्वाचित दोनों संयुक्त रूप से रहने वाले व्यक्ति है वो रहते हैं जय नारायण व्यास, और इसमें है हीरालाल शास्त्री। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। सवाल आपके सामने है, बस आपको सोच विचार के अच्छे से जवाब देना है। मयूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कौन से किले को मयूर ध्वज गढ़ के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है लोहागढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है चित्तौड़गढ़ और चौथा है बटनेर। बताइएगा भाई। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? बताइएगा। हाँ, तो इसका नाम है मेहरानगढ़। अब आपको मेहरानगढ़ के बारे में याद रखना है कुछ बातें जो फैक्ट टू फैक्ट है कि मेहरानगढ़ एक तो जोधपुर जिले में स्थित है और इसके जो निर्माता थे वो राव जोधा थे। कई बार पूछा जाता है, राव जोधा थे। अब अगला सवाल पूछा जाएगा कि इस किले की जो नींव है वो किसने रखी थी? बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है। करणी माता। ध्यान से देखना, करणी माता ऑप्शन में नहीं होगा, तो वहां पे रहेगा रिद्धुबाई, क्योंकि करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धुबाई। अब आगे बात करते हैं इस किले के बारे में।
तो इस किले के बारे में याद रखना है कि इस किले के उपनाम क्या क्या मिलते हैं। तो देखिए, इस किले को कहते हैं सूर्य ध्वज गढ़। कौन सा गढ़ कहते हैं भाई? सूर्य ध्वज गढ़। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा इसको कहते हैं गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। और एक अभी हाईकोर्ट में में सवाल पूछा गया था, इसको कहते हैं जबरोगढ़ जोधान। क्या कहते हैं? जबरोगढ़। और जबरोगढ़ कौन सा है? जोधान है, ये भी कहा जाता है। और भी इसका नाम आते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। बाकी मेहरानगढ़ के बारे में और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो देखिएगा भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में सवाल पूछा जाएगा। इसमें राठौड़ वंश ने शासन किया था। कौन से वंश ने शासन किया था? राठौड़ वंश ने शासन किया था। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, इस महल के अंदर क्या क्या है भाई? इस महल में चौखला महल है, और चौखला महल है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक लाइब्रेरी है और उसका नाम है मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय है, वो भी आपको याद रखना है। इस किले के बारे में ये भी याद रखना है कि इसके अंदर एक महल है जिसका नाम है मोती महल, और जिसका निर्माण सूर सिंह ने करवाया था। इस किले के बारे में याद रखना है कि इस किले में क्या रखी गई है? तोपें रखी गई हैं। तोपें में एक तो है गजन खां। कौन सी खां? गजन खां। एक है शंभू बाण। कौन सी बाण? शंभू बाण। इसके अलावा यहाँ पर एक और बिजली एक है जिसका नाम है कड़क बिजली। कौन सी बिजली? कड़क बिजली। ये भी आपको याद रखना है। और एक है जिसका नाम है नागफणी। ये इस किले में रखी गई क्या है? तोपों के नाम है। आगे बात करूं इस किले के बारे में, तो इस किले के बारे में याद रखना कि ये जो किला है कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सर एक पहाड़ी है जिसका नाम है चिड़िया टोक, और चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। और यहाँ पर इस चिड़िया टोंक पर किसकी तपोस्थली थी? तो यहाँ पर तपोस्थली थी भाई चिड़िया नाथ जी की। किसकी? नाथ जी की। चिड़िया नाथ जी की थी। ये भी आपको याद रखना है। एक व्यक्ति है जिसका नाम आपको याद रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ये लिखते हैं कि जोधा के वंशज इस किले की प्राचीरों से अपने, जहाँ इस किले की जो प्राचीरें थी वहां से जहां तक इनकी नजर जाती थी वहां तक इनका साम्राज्य होता था। और एक व्यक्ति और था जिसने कहा था कि इस किले का निर्माण देवताओं और अप्सराओं ने किया था, मनुष्य इस किले को नहीं बना सकता है, ऐसे भी कहा जाता है। आगे बात करता हूं, तो इस किले के अंदर देखिए मंदिर की बात हुई है, तो यहाँ पर देखिए आनंद गंजी का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, इसके अलावा नागणेची माता का भी मंदिर है। ऐसे सवाल भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं। अगला सवाल है ये, अब इसमें देखिएगा आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये लोहागढ़ किला भरतपुर में, और आप लोगों को पता होगा हाल ही में भरतपुर ने 290वां स्थापना दिवस मनाया था। याद रखना, 290वां स्थापना दिवस मनाया था मार्च में। और मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में है, और इसकी स्थापना 1459 में हुई थी। और चित्तौड़गढ़ किला है वो चित्तौड़गढ़ में, और भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। भटनेर का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, जिसका निर्माण भूपत भाटी ने सन 285 ईस्वी में करवाया था। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ चढ़ते हैं, और अगला सवाल है ये, ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? तो एक चित्र है जिसका नाम है कौन सा मारू? ढोला मारू। और ढोला मारू याद आते ही कईयों के मुंह से पानी निकल रहा है, मैं देख रहा हूं। और देखिएगा, आपको बताना है कि ये जो ढोला मारू है ना, ये किस शैली का चित्र है। कोई बात नहीं, पानी आ रहा है मुंह से, पानी को या तो थूक लो या फिर पानी को पी लो। बताइएगा भाई ढोला मारू किस चित्रकला का चित्र है, किस चित्र शैली का है? बढ़िया सवाल है। बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़ या फिर जोधपुर? बताइएगा भाई। आकाश राणा, महेंद्र प्रागी, रवि मीणा, संगीता श्रीवास्तव, गोवर्धन लाल। देखिएगा भाई, है ना, देखो मुंह खुल रखा है इन्होंने। अब देखो, ये है अपने जोधपुर शैली का। कौन सी शैली का है? जोधपुर शैली का है। जोधपुर शैली के बारे में याद रखना कि इसमें महिलाओं की जो आंखें हैं ना, वो आंखें हैं बादाम जैसी। महिलाओं की आंखें हैं बादाम जैसी, ये इसकी निजी विशेषता है। इसके अलावा जोधपुर शैली का अगर स्वर्ण काल पूछे
तो आप क्या कहोगे कि स्वर्ण काल था मानसिंह का काल। अगर पूछे जोधपुर शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय पड़ा, कौन सा प्रभाव, मुगल प्रभाव किसके समय दिखाई देता है जोधपुर शैली पर, तो मुगल प्रभाव दिखता है सूर सिंह के समय, सूर सिंह के समय मुगल प्रभाव दिखाई देता है। ये भी आपको याद रखना है, मोटे मोटे सवाल कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं आपके जोधपुर में, हमारे जोधपुर में आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। और अगला सवाल है ये कि बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। अब बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बढ़िया सवाल है। डूंगरपुर में, जालोर में, नागौर में या फिर टोंक में। तो बताइएगा भाई क्या सवाल पूछा है आपसे। सवाल ये पूछा है कि बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है। बताओ भाई कौन बताने वाला है, इतना बढ़िया सवाल है। संगीता श्रीवास्तव, संतोष वैष्णव, रवि मीणा, बताओ भाई कौन आने वाला है सबसे पहले अपना सवाल लेकर। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो भाई, बढ़िया सवाल है। आकाश राणा, तो देखिएगा भाई संतोष वैष्णव ने कहा ये सही है, और सोम माई जकम रवि मीणा। अब देखो भाई डूंगरपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है नवा टापरा, ध्यान रखना। और नवा टापरा गांव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस गांव का पहले ऑप्शन दिया जा चुका है, जिले की जगह गांव पूछा था। यहाँ पर संगम होता है 3 नदियों का। और कौन कौन सी नदियां आती है, एक तो सोम आ जाती है, इधर से मई आ जाती है और इधर से आ जाती है जाखम। कुल मिला के यह कौन सा संगम है, त्रिवेणी संगम है। आगे बात करता हूं इसके बारे में। तो ये जो बेणेश्वर धाम है, इस बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे, तो बेणेश्वर धाम के संस्थापक थे भाई संत माऊजी। अभी मैं संत माऊजी के बारे में भी बताऊंगा, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पर किसकी पूजा होती है, तो यहाँ पर पूजा होती है भाई खंडित शिवलिंग की। और विश्व में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो खंडित शिवलिंग है और खंडित अवस्था में पूजा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। और मेला कब लगता है, यहाँ पर मेला लगता है भाई माघ पूर्णिमा को। कब लगता है भाई, माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, इससे आगे बात करेंगे। तो इस मेले के उपनाम क्या कहते हैं, इस मेले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वागड़ का कुंभ कहते हैं। वागड़ कुंभ इसलिए क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहते हैं इसको। इसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इस मेले को, ये भी याद रखना। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि आदिवासियों का कुंभ दक्षिणी राजस्थान का कुंभ कहते हैं। और दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला अगर पूछे तो यही है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। और भीलों का कुंभ भी कहते हैं इसको, भीलों का भी क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। अब यहाँ पर इसके संस्थापक थे संत माऊजी। और संत माऊजी के बारे में 3 बातें याद रखना है। संत माऊजी का संबंध था निष्कलंकी संप्रदाय से, निष्कलंक संप्रदाय से। ठीक है, संत माऊजी को कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था सावला गांव में। अब आपसे पूछे सावला गांव कहाँ पर है, तो भाई ध्यान रखना सावला गांव है डूंगरपुर में। यहाँ पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। फिर आगे बात पूछी जाएगी इनके ग्रंथ का नाम क्या था, तो इनके ग्रंथ का नाम कई बार पूछा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम था चौपड़ा। ये रट मारना, क्योंकि यहाँ से सवाल कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो सीधे सीधे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, सीमा मीणा, महेंद्र पारगी, केपी सिंह। और अब देखिएगा जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए, और जब भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बताओ फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले थे, तो फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करने वाला बंदा कौन था, वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, और आपको इसके बारे में बताना भी है। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है दादू दयाल, और चौथा है निम्बार्क। तो बताइएगा भाई फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात किसने की थी। बढ़िया सवाल है, तगड़ा वाला सवाल है, सोच विचार के आपको इसका जवाब देना है। फटाफट जवाब दे दीजिए भाई, कौन देने वाला है, केपी सिंह, संजीव कुमार, महेंद्र प्रागी, सुमन अटवाल, फटाफट आंसर आने दीजिए।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रवि मीणा, वेरी गुड। तो देखिए भाई, संत दादू दयाल, दादू दयाल ने किससे मुलाकात की थी? अकबर से मुलाकात की थी। और अब आगे बात करते हैं। तो संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। अगर पूछ ले कि इनको राजस्थान का कबीर किसने कहा था, तो कहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। अब आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा, दादू पंथ की प्रधान पीठ कहां है? दादू पंथ की प्रधान पीठ, तो ये प्रधान पीठ है नरायणा के अंदर, नारायणा या नरेना, नरेना या नारायणा, 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 जो जयपुर में है। ठीक है। इनकी रचनाओं की भाषा कौन थी? तो इनकी रचनाओं की भाषा पूछी जाती है, इनकी रचनाओं की भाषा थी ढूंढाड़ी। कौन सी थी भाई? ढूंढाड़ी थी। ये भी आपको याद रखना है। दादू दयाल में जो सत्संग स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? सत्संग स्थल को कहते हैं अलख दरीबा। कौन सा दरीबा कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं, है ना? ये भी आपको याद रखना है। और अभिवादन किस शब्द से किया जाता है? अभिवादन किया जाता है सत्यराम से, सत्य राम से किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे जाके दादू पंथ था वो कितने भागों में बट गया था? 5 भागों में बट गया था। ये भी आपको याद रखना है। और अब देखिएगा, अगला सवाल है ये वाला। और सवाल क्या पूछा है कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, उनके बारे में आपको बताना है। बढ़िया सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है, तगड़ा वाला सवाल पूछा है। कौन बताएगा भाई विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक? है ना? आकाश राणा कह रहा है कि सर स्क्रीनशॉट लेना है। आकाश राणा, कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी फाइलें मिल जाएगी। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, आपको इसमें लिंक में मिल ही रहा है, आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है कि विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। बढ़िया सवाल है और तगड़ा सवाल है, बताइएगा। हाँ, कोई बताने वाला है भाई? रवि है, पुलिस लवर है। पुलिस लवर ने तो कहा सर ये सही है, संगीता ने कहा सर बी सही है, और संगीता के बाद में पुलिस लवर कह रहा है ए। इसके अलावा महेंद्र प्रागी, संगीता श्रीवास्तव। देखो भाई सवाल क्या पूछा है, ईश्वर लाल डेंडोर। हाँ भाई, तो देखिए संत जाम्बोजी, संत जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। अब संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भाई पीपासर गांव में। और पीपासर गांव कहाँ पर है? नागौर में है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर, नागौर में। पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था लोहट जी, और माता का नाम था हंसाबाई। माता इनकी कौन थी? हंसाबाई इनकी माता का नाम था। इनके बारे में याद रखना कि जाम्बोजी के बचपन का क्या नाम था। तो बचपन में इनको कहा जाता था धनराज। अब देखिए इनका उपनाम क्या था? तो इनको कहा जाता है गूंगा गहला। गूंगा गहला इसलिए क्योंकि अपने हमेशा मनन रूप में रहते थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। इनको कहा जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक। कौन सा वैज्ञानिक? पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, ये सामान्य बातें हैं जो आपको किसके बारे में याद रखनी है? जाम्बोजी के बारे में याद रखनी है। जाम्बोजी के गुरु का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर जाम्बोजी के गुरु थे, वो थे गुरु थे गोरखनाथ। कौन से नाथ थे? गोरखनाथ इनके क्या थे भाई? गुरु थे, ये याद रखना है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जाम्बोजी के उपदेश स्थल को क्या कहा गया? तो इनका जो उपदेश स्थल है ना भाई, इसको कहा जाता है सांतरी। क्या कहा जाता है? सांतरी कहा जाता है। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि जाम्बोजी का उपदेश स्थल सांतरी कहलाता है, तो अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है? तो जाम्बोजी का जो अभिमंत्रित जल है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पाहल। क्या कहा जाता है भाई? पाहल कहा जाता है। ये भी आपको याद
रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा कि भाई संत जाम्बोजी थे और संत जाम्बोजी के ग्रंथ का क्या नाम था। तो इनकी जो ग्रंथ यानी इनके ग्रंथ का नाम याद रखना भाई। इनकी ग्रंथ था 120 शब्दवाणियां। क्या नाम था ग्रंथ का नाम? 120 शब्दवाणियां, 120 शब्दवाणी। जंब संहिता, जंब संहिता। इसके अलावा इन्होंने लिखा था विष्णोई धर्म प्रकाश, विष्णोई धर्म प्रकाश की रचना की थी, वो भी इन्होंने की थी। ये भी आपको याद रखना है। विष्णोई समुदाय को स्थापित किया और विष्णोई समुदाय 29 नियमों का पालन करता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। सवाल आपके सामने है, सीधा सवाल है, एकदम सटीक सवाल है। देखिए, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान है। तो लोक देवता तेजा जी और तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने है, सोच विचार के अच्छे से आपको इसका आंसर देना है। बताइए भाई। हरीश बेनीवाल, रवि मीणा, संगीता श्रीवास्तव, महेंद्र प्रागी। फटाफट आंसर आने दो भाई। सवाल पूछा है कि तेजा जी का जन्म स्थान नागौर, खरनाल, उडू कश्मीर और चूरू। तो बताइएगा भाई कहां पर हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है। चांद राठौड़ कह रही है ए में है, सुमन अटवाल बी में है, उमर दराज फिरोजा कह रहे हैं कि सर बी है, और आकाश राणा कह रहे हैं कि सर ए है। रवि मीणा कह रहे हैं, रवि मीणा करनाल। वेरी गुड। और कौन है भाई कहने वाला आप में से ही? वेरी ईश्वरलाल डेंडोर। देखिएगा भाई, तेजा जी के बारे में जब भी आपसे सवाल पूछे, तेजा जी के बारे में जब भी सवाल पूछे तो आप कहोगे तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था भाई कब? चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, सॉरी माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। और इसके बाद इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। कहां हुआ था? खरनाल नागौर में हुआ था। इनके उपनाम पूछे जाते हैं। उपनाम, बहुत बढ़िया सवाल बनता है। उपनाम, इनको कहा जाता है कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है काला और बाला का देवता। काला और बाला, काला और बाला का कहा जाता है? देवता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है गौरक्षक देवता। इनको क्या कहा जाता है? सर्प या नागों के देवता कहा जाता है, नागों के देवता। इनकी जो घोड़ी थी ना, घोड़ी का नाम था लीलन, और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था पेमल। अब देखिएगा, सवाल पूछा जाएगा तेजा जी का पवित्र स्थल। तो पवित्र स्थल है भाई बांसी दुगारी, और बांसी दुगारी कहाँ है? बूंदी में। फिर पूछा जाएगा ये कौन सी जनजाति के आराध्य देव है? तो सहरिया जनजाति के ये क्या है? आराध्य देव। ठीक है भाई। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि इनका जो पुजारी होता है उनको क्या कहते हैं? पुजारी इनका कहता है घोड़ला। इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ, और डाक टिकट कब जारी हुआ? 2011 में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। 2011 में 5 रुपए का इनके ऊपर क्या जारी हुआ था? डाक टिकट भी जारी हुआ था। फिर आगे सवाल पूछा जाएगा कि तेजा जी की सर्वाधिक मान्यता किस जिले में? तो सर्वाधिक मान्यता है वो अजमेर में, इसलिए इनको अजमेर क्षेत्र के लोक देवता कहा जाता है। इनका जो मेला लगता है ना वो लगता है खरनाल में, या खरनाल में। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी,
और भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या कहते हैं भाई, ध्यान रखना है आपको, तेजा दशमी कहते हैं। कौन सी दशमी कहते हैं भाई लोगों, तेजा दशमी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में, और अगला सवाल है कि इन्होंने किसकी गायों की रक्षा की। तो लाछा गुजरी की गायों को लुटेरों से छुड़ाया, गायों को लुटेरों से छुड़ाया। ठीक है, बाकी आप लोगों से अगर इतने सवाल पूछ लेते हैं और इतना पढ़ लेते हो तो आई थिंक आपका कोई भी सवाल है वो कभी गलत होता नहीं है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि भारत की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। तो देखिए, भारत सरकार के अंदर एक राजस्थान की एक जनजाति है जिसको आदिम जनजाति में शामिल किया गया है, भील जनजाति, सहरिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति या फिर डामोर जनजाति। तो आदिम जनजाति में कौन सी जनजाति शामिल है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, देखिए बताना है आपको। बताइए भाई, महेंद्र प्रागी, संगीता श्रीवास्तव, रवि मीणा, आकाश राणा, और बताइए भाई, अच्छे अच्छे सवाल पूछे आपसे। और सवाल क्या पूछा है, भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति में शामिल जनजाति कौन सी है। बढ़िया सवाल है और आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है भाई। इतना बढ़िया सवाल पूछा है तो उसी लहजे में आपको इसका क्या देना है, बढ़िया तरीके से आंसर देना। दीजिए भाई, कौन देने वाला है सबसे पहले, तो वेरी गुड, आदिम जनजाति में शामिल है। अभी मैंने उसके बारे में हिंट भी दिया था आपको। तो उमर दराज फिरोजा, गुर्जर साहब, रवि मीणा, आकाश राणा, और कौन है भाई, सुमन अटवाल। ये भी कह रही है कि सर कुछ भी हो सकता है। गुर्जर साहब कह रहे हैं कि सर ये सही है मेरा। और कौन बताएगा, वेरी गुड, प्रयास करते रहिए, क्योंकि सब आपकी जो सफलता का आधार होता है ना, वो आपके द्वारा किए गए प्रयास होते हैं। प्रयास पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त रूप से करिए। सर बीबी हो सकता है, बीबी कैसे हो सकता है वो देखिए, बीबी ही है। सहरिया जनजाति, कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति है जो आदिम जाति शोध समूह में क्या की गई है, शामिल की गई है। अब सहरिया जनजाति अपने सर्वाधिक कहां पर, 12 में, और सर्वाधिक 12 जिले में भी कहां पर, 2 जगह पर। एक तहसील है किशनगंज और एक तहसील है शाहबाद। इन दोनों में क्या है, सर्वाधिक निवास करती है कौन सी, सहरिया जनजाति। अब आपको याद रखना है कि ये जो सहरिया जनजाति है यह भीख नहीं मांगती है। सहरिया जनजाति के लोग भीख नहीं मांगते हैं, पहली बात तो ये याद रखना है। अगला सवाल आपको ये याद रखना है कि इस जनजाति के अंदर कहा जाता है कि इनकी जो कुल देवी है वो कौन सी माता है, कोडिया माता है। कोडिया माता इनकी कौन सी देवी है, कुल देवी है। इसके अलावा इनके आराध्य देवता पूछे जाएंगे, मोटे मोटे सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आराध्य देवता है भाई तेजा जी। ठीक है, आगे बात करूं इनके बारे में तो याद रखना है कि इनके आदि गुरु कौन है। तो इनके आदि गुरु है भाई वाल्मीकि। कौन से हैं, वाल्मीकि है। अब आगे बात करूं तो इनका मेला, तो इनके मेले देखिए, एक है केलवाड़ा का मेला, एक मेला लगता है केलवाड़ा में, इसको कहते हैं शहरियों का कुंभ। शहरियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहते हैं। ठीक है, और इस जनजाति में एक संस्कार है, संस्कार यहां लिख लूं, और उस संस्कार का नाम आपको याद रखना है दारी संस्कार। और दारी संस्कार के बारे में आपको क्या याद रखना है, दारी संस्कार किससे संबंधित है, पुनर्जन्म से। किससे संबंधित है, पुनर्जन्म से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहां से सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल के बारे में पढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, देखो, तिमणिया कहाँ का आभूषण है, बताओ।
आभूषण पहना है, कईयों ने तिमड़ियां कहाँ पहनते हैं बताओ भाई, ये तो सबको पता है, बताओ भाई तिमड़ियां कहाँ पहनते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सोच विचार के आपको इसका जवाब देना है। कौन बताएगा भाई? हाँ भाई, गुर्जर साहब कह रहे हैं महेंद्र प्रागी, आकाश राणा। हाँ भाई, और तारा गोयल, रवि मीणा, महेंद्र प्रागी। बढ़िया सवाल पूछा है, तो बढ़िया तरीके से आंसर भी आपको देना है। और पूछा क्या है? एक आभूषण के बारे में ही तो आपसे पूछा है, और पूछा क्या है? तिमड़िया। कोई बताएगा? हाँ भाई, कौन कौन बता रहा है? कोई कोई तो बता दो। ओ हो, अशोक चौधरी, गुर्जर साहब, सुमन अटवाल, महेंद्र प्रागी, आकाश राणा। देखो, इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप क्या जवाब दोगे? आप ये जवाब दोगे कि गले में है। अब गले में क्या क्या पहना जाता है? गले में क्या पहना जाता है तो याद रखना है आपको। गले में पहनते हैं आड, झालरा, कंटी पर मोर बोले कंटी, और क्या पहनते हैं? हालरो गड़ा दे मारा छेल भंवर, हालरो। और क्या पहनते हैं? और क्या पहनते हैं? खुंगाली मारे चांदीरी, ये खुंगाली। और क्या पहनते हैं भाई? हाजिला आलीजा लेता है जो चंद्रहार। और क्या पहनते हैं? मुक्त माला, अब तो मैं मुक्ति हो गई हूँ और मुझे मुक्त माला पहननी है। इसके अलावा पहनते हैं तुलसी की माला, तुलसी। इसके अलावा मटर माला पहनते हैं, और एक पहनते हैं चंपा की कली, चंपा कली। कौन सा पहनते हैं? चंपा कली पहनते हैं। हमेल भी पहनते हैं, चैन भी पहनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है मादलिया, मादलिया भी पहनते हैं। मादलिया के अलावा होती है तांती, तांती भी गले में पहनते हैं। तांती के अलावा चौकी होती है, वो भी कहाँ पर पहनते हैं? गले में पहनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जंजीर भी कहाँ पर बांधते हैं? गले पर बांधते हैं। इसके अलावा एक आभूषण है जिसका नाम हमेल है, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है आपके गलपटा, गलपटा जो कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। सबसे खतरनाक और आधुनिक समय में सबसे ज्यादा पहना जाने वाला एक खतरनाक से खतरनाक आभूषण है गले का, और वो एक है जिसका नाम है कौन सा सूत्र? मंगल सूत्र। एक बार किसी को पहना दिया, आपकी जिंदगी बड़े अच्छे से, बड़े आराम से, बड़ी खुशी के साथ कटेगी। याद रखना, कौन सा सूत्र? मंगल सूत्र। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। ये देख लीजिए, ये सारे गले के आभूषण है। मोटे तौर पर ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इसके अलावा ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, इसके अलावा ये पूछा जाता है। बाकी वाले तो तिमड़ियां भी पूछा जाता है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है भाई? ध्यान से देखो। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी क्या कहलाती है? तो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी को क्या कहते हैं भाई? बता दो भाई। बढ़िया सवाल भी है, अच्छा सवाल भी है। कौन बताएगा? कोई बताएगा? इतना बढ़िया सवाल पूछा है, वेरी गुड। तो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी को हम लोग क्या कहते हैं? कांच पर हरे रंग की मीनाकारी, थेवा कला, उस्ता कला, आकोला, या ये सभी? बढ़िया सवाल है। इस सवाल को अगर समझोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बताइए। तो रवि मीणा जी, आकाश राणा, सोनू गुर्जर, सुमन अटवाल, महेंद्र प्रागी, तारा गोयल। बताइएगा भाई। हाँ भाई, हाँ। तो ये देखिएगा, थेवा कला, थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। और नाथूजी सोनी परिवार इस कार्य में सिद्धहस्त है। और इन्हीं के ही परिवार में एक व्यक्ति है वर्तमान में, महेश राज सोनी, बड़ा अच्छा आभूषण बनाते हैं। और सोने के आभूषणों पर हरे रंग के बेल्जियम कांच का प्रयोग, हरे रंग के
बेल्जियम कांच का प्रयोग होता है, बेल्जियम कांच का प्रयोग। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात करूं मैं आपको, तो थेवा कला को कौन सा टैग मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। 500 वर्षों से एक ही परिवार में यह कला है और इस परिवार के 10 सदस्यों को अलग अलग पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये याद रखना है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है, और बहुत बढ़िया बात कह रहा है। देखो, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र जयपुर में रखा गया है, उदयपुर में रखा गया है, सिटी पैलेस में रखा गया है, या भीलवाड़ा में रखा गया है। तो ये तो बढ़िया सवाल है, कंफ्यूजिंग वाला भी सवाल है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है? बढ़िया सवाल, कौन बताएगा भाई? हाँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, आप कहोगे अच्छा सर ये बात है, मैं कहूँगा हाँ भाई ये बात है। तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, आकाश राणा जी कह रहे हैं कि सर ये सही है। और कौन बताएगा भाई? और भाई देखो, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। आकाश राणा भी कह रहे हैं कि सर जयपुर है, लेकिन जयपुर नहीं है, सिटी पैलेस है। डायरेक्ट सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर में है। और याद रखना, इसका निर्माण करवाया था 1902 में माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड कहाँ गए थे? जब गए थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन गए थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में गए थे। तब इसमें विश्व के सबसे बड़े चांदी का जो पात्र है, इस चांदी के पात्र में कौन सा जल लेके गए थे? गंगा का जल लेके गए थे, गंगा जल लेकर गए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? बढ़िया सवाल भी है, अच्छा सवाल भी है, 10 आपको समझना है। सवाल है ये, वंश भास्कर किसने लिखा भाई? वंश भास्कर। माया डेड़ा पूत जन के दाता के सूर, नित्य रही जे बांझड़ी मति गंवाई जे नूर। ये प्रसिद्ध लाइन है इनकी, जिनको वीर रसा अवतार कहा जाता है। तो ये है सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के राम सिंह के दरबारी थे। बूंदी के हरना गांव में इनका जन्म था, महाराव राम सिंह के दरबारी थे ये। और इन्होंने लिखा था वंश भास्कर। ठीक है, और इनकी जो भाषा थी वो थी पिंगल, ना कि डिंगल। आगे बढ़े, फिर अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, बताओ भाई, स्वतंत्रता से पूर्व रियासतें कितनी थी? तो आजादी से पहले राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 15, 17, 20 या 19? कितनी थी स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल भी है, अच्छा और सटीक सवाल है। देखिएगा, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें आपको बतानी है। कौन बताएगा? आकाश राणा, वर्षा लवा, उमरदराज फिरोजा, एसी गुर्जर, महेंद्र प्रागी, सानू गुर्जर, ईश्वर लाल डेंडोर, तारा गोयल, सुमन अटवाल, एसजी, आकाश, रवि, अशोक चौधरी। तो इसका सवाल का राइट आंसर है वो है 19। देखो भाई, स्वतंत्रता के समय राजपूत रियासतें कितनी थी? अगर ये परीक्षा में पूछे तो राजपूत रियासतें थी 16, मुस्लिम रियासतें थी 1, और एक कौन सी थी? टोंक। और जाट रियासतें कितनी थी? 2। एक तो थी भरतपुर, 2 थी, और 2 में एक तो थी भरतपुर और दूसरी कौन सी थी? धौलपुर। ठीक है, 19 रियासतें थी, ये याद रखना है। अब सवाल पूछे सबसे बड़ी रियासत, तो मारवाड़ तो थी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी थी शाहपुरा। फिर सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब हुआ पुरानी, तो सबसे प्राचीन में आपको एक ही जवाब देना है, कौन थी भाई? बढ़िया सवाल है, जिसका नाम था अपने मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी भाई? तो सबसे नवीन रियासत आपको याद रखनी है झालावाड़, झालावाड़। और पूछे सर्वाधिक जनसंख्या किस रियासत की थी? तो सर्वाधिक जनसंख्या थी भाई अपने
जयपुर, है ना, ये याद रखना है। अच्छे अच्छे सवाल है, कई बार ऐसे सवाल परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं, और अगला सवाल है ये, बाण माता किस राजघराने से संबंधित है भाई? तो इनमें से बाण माता कौन से राजघराने की कुल देवी है, ये आपको बताना है। बाण माता मेवाड़ राजघराने से संबंधित है, मारवाड़ से है, जयपुर या अलवर से है? कौन बताएगा भाई? बढ़िया सवाल भी पूछा है भाई। हाँ, कभी हार नहीं मानने की आदत तुम्हें एक दिन बड़ी जीत दिलाएगी। बहुत बढ़िया आकाश राणा, बताइएगा भाई। वर्षा बिश्नोई, महेंद्र प्रागी, शानू गुर्जर, महेंद्र पारगी, बताइएगा। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। तो कौन बताने वाला है? एस जी गुर्जर ने कहा सर सी सही है, आकाश राणा ने कहा सर ए सही है, महेंद्र प्रागी ने क्या कहा है? तो देखिए, इस प्रकार के जब भी सवाल पूछे तो आपको एक चीज याद रखने की, पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि बाण माता, बाण माता थी ना भाई, ये बाण माता मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। मारवाड़ की कुल देवी थी नागणेची माता, मारवाड़ के जो राठौड़ थे ना, बाण माता किसकी? गुहिल वंश की। और उसके बाद नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी। अब देखो, जयपुर और अलवर की जो एक ही कुल देवी है जिनका नाम है जमुवाई माता, क्योंकि जयपुर के शासकों के द्वारा ही अलवर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है ना। और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है ये, हाँ, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल पूछा है और तगड़ा वाला सवाल पूछा, बताइए। बढ़िया सवाल है। मेवाड़ राजवंश से हैं भाई, है ना। तो बस देखिएगा भाई अगला सवाल क्या कह रहा है। और अगला सवाल देखिएगा भाई, ये वाला सवाल है कि रणकपुर के जैन मंदिर है भाई पाली में। किस जिले में है? पाली में। अगर आपसे पूछे इसका निर्माता कौन था, तो धरणक शाह। इनके मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो देपाक। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम है भाई मदाई, मथाई या मदाई नदी है, उसके किनारे स्थित है। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि जो रणकपुर के जैन मंदिर है ये 1444 खंभों पर निर्मित है, खंभों पर निर्मित जैन मंदिर है। और किसके काल में बने? तो किसके काल में निर्मित हुए या किसके काल में बने थे? तो ये बने थे भाई कुंभा के काल में, क्योंकि कुंभा ने क्या दी थी? यह जमीन दान में दी थी और उसके बाद यहाँ पर क्या बना था? मंदिर बना था, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है वो देखिएगा। बढ़िया सवाल है, ये 4 ही सवाल पूछे हैं रणकपुर जैन मंदिर में से। और अगला सवाल है ये, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। राजस्थान साहित्य अकादमी आपसे पूछा गया सवाल है। कई बार ऐसे सवाल है जो आपसे पूछे भी जाते हैं और आपको इसका जवाब भी देना होता है। 4 ऑप्शन है, भरतपुर में है, कोटा में है, झुंझुनू में है या फिर उदयपुर में। सवाल अच्छा है, राजस्थान साहित्य अकादमी, बढ़िया सवाल है। बताइएगा भाई राजस्थान कौन सी अकादमी? साहित्य अकादमी है। और इसके बारे में आपको क्या बताना है? आंसर बताना है। राजस्थान साहित्य अकादमी, इसके बारे में जब भी आपसे पूछे एक ही जवाब देना है कि ये कहाँ पर स्थित है। हालांकि इसके अलावा भी और सवाल बनते हैं, उनके बारे में बताइए। रवि मीणा, सानू गुर्जर, आकाश राणा, वर्षा बिश्नोई, आकाश राणा, उमरदराज फिरोजा, ईश्वरलाल डेंडोर। तो देखो भाई ये अपने कौन से जिले में स्थित है? आप कह रहे हैं उदयपुर में। देखिए उदयपुर में है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1958 में। अब सवाल पूछा जाएगा साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा कौन सी पुस्तक निकाली जाती है? तो पुस्तक निकाली जाती है मधुमती। और राजस्थान साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है?
तो सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में जब भी बाय द वे पूछ ले तो आपको एक ही जवाब देना है, और वो कौन सा है भाई? उस पुरस्कार का नाम शायद आपको याद होगा, और उस पुरस्कार का नाम क्या है बताओ भाई? मीरा पुरस्कार। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष है भाई दुल्लाराम सारण। कौन है? दुल्लाराम सारण इसके वर्तमान अध्यक्ष है। इसके साहित्य अकादमी उदयपुर के, है ना। तो ये भी सवाल, कई बार ऐसे सवाल है जो आपकी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम बताइए। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार बताइए। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस प्रकार के सवाल बनते हैं। अब आगे बात करते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल जो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? परवन, निमाज, आहू, उजाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइएगा। परवन है, निमाज है, आहू है, उजाड़ है, किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये आपको बताना है। बताइएगा भाई। बढ़िया सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है और गजब का सवाल है। महेंद्र प्रागी, एस जी गुर्जर। बताओ भाई, नदियों से रिलेटेड पूछा है। उमर दराज, फिरोजा भी बता रहे हैं और अपने लाइक भी कम है, फटाफट बता दीजिए भाई। इतने बढ़िया सवाल है। राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ा है आप लोगों ने, तो फटाफट आंसर आने दीजिए और आपको इसका जवाब बताना है। बताइएगा भाई, आपको इसका क्या बताना है? जवाब बताना है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं। ना बढ़िया सवाल है, वेरी गुड। बताइए 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 बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। आप कहोगे अरे सर ये तो मुझे आ रहा था, इससे पहले ही आपको बता देना है। वेरी गुड। हम्म। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? सवाल आपके सामने है। निर्माज है, परवन है, ये सारी नदियां हैं। तो देखो, इसके बारे में जब भी आपसे सवाल पूछे आपको एक ही जवाब देना है, सोच विचार के जवाब देना है। और आप कह रहे हैं इसकी जो राइट आंसर है वो है काली सिंध। काली सिंध से रिलेटेड आज तक सवाल क्या क्या पूछे जा चुके हैं वो देखिए। अब काली सिंध के बारे में पहला सवाल पूछा जाएगा कि काली सिंध का उद्गम कहाँ होता है? तो इसका उद्गम होता है भाई अपने बागली में। बागली गांव की पहाड़ियां हैं, एमपी से इसका उद्घाटन होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो जिस स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है उस गांव का नाम है बिंदा गांव। और परीक्षा में पूछ ले बिंदा गांव कहाँ पर है, तो बिंदा गांव अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? रायपुर झालावाड़ में। झालावाड़ में रायपुर भी है, याद रखना है। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कि ये जो नदी है, ये नदी है, इसका समापन कहाँ हो रहा है? तो इसका समापन हो रहा है कोटा में। और कोटा में कौन सी नदी में ये गिर जाती है? चंबल में गिर जाती है। ठीक है। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा कौन सा दुर्ग इस किले के इस नदी के किनारे स्थित है? तो गागरोन दुर्ग स्थित है। ठीक है, गागरोन, काली सिंध। और अगला सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान के कितने जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है? तो इसका प्रवाह है राजस्थान के कितने जिले में? एक तो झालावाड़, कोटा, बारां में। तो 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 3 जिलों में ये बहती है, ये याद रखना। इसका प्रवाह है 3 जिलों में। अगला सवाल पूछा जाएगा कि ये जो बांध है, इस नदी पर कौन सी परियोजना संचालित है? तो परियोजना के बारे में पूछे तो आप कहोगे हरिश्चंद्र परियोजना। कौन सी परियोजना? हरिश्चंद्र परियोजना। हरिश्चंद्र सागर बांध है, ये याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक दरवाजों वाला हरिश्चंद्र बांध, हरिश्चंद्र बांध है। और हरिश्चंद्र बांध की एक विशेषता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दरवाजों वाला या राजस्थान में सर्वाधिक गेटों वाला, गेट होता है ना, गेटों वाला या गेट वाला
बांध है, ये गेट वाला बांध। कौन सा बांध? तो आप कहोगे सर ये वाला है, ठीक है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी है, और काली सिंध नदी के बारे में याद रखना है, ये सारी इसकी कौन सी है? सहायक नदियां हैं, और ये नदी जोड़ो परियोजना भी क्या में भी क्या है? शामिल है, ठीक है भाई। तो ये सवाल है जिनके बारे में आज अपन ने चर्चा की थी, अच्छे अच्छे सवालों के बारे में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि हमें तक्षशिला एकेडमी जोधपुर में ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, तो हमारे ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑफलाइन बैच में हमारे लिए यहाँ पर आप अगर BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो वो वाला बैच चालू है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसका बैच है। LDC का चालू है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक बैच है। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं CRPF का, या फिर आप BSF की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर बैच मिल जाएंगे। अभी ये बैच रनिंग में है। और अगर आप SIRS की कर रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या मिल सकता है? प्रवेश करने का मौका मिल सकता है। अभी फॉर्म ऑन है, आप आगे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे यहाँ एक बैच बनता है, एक बैच बनने के बाद वापस क्या कर दिए जाते हैं? फॉर्म क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ कोई तैयारी करने वाला है तो आप उनको जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है भाई। बाकी मिलेंगे आपके सामने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।